लेकिन यही पिच, यही मुद्दे रहेंगे ना आगे भी, विधानसभा चुनाव के भी, यानी उसी नैरेटिव पर आगे बढ़ने जा रही है। हाँ बोलिए। नमस्ते पूजा जी। देखिए, ऐसा आप हमारे राज्य में आकर हमारे नेताओं को औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहेंगे तो सुनने की भी तैयारी रखिए, क्योंकि आपका चाल चरित्र चेहरा जैसा रहा है हम वैसा ही उदाहरण आपको देंगे। अगर अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्र पर कई बार आक्रमण कर चुका है, मराठाओं से उसके मन में बहुत बड़ी जलन रही है, वो मराठाओं और महाराष्ट्र के प्रति नफरत की भावना रखता था, जोड़ तोड़ फोड़ करना चाहता था, तो यही तो आपका चाल चेहरा है। एक सटीक उदाहरण आपके नेताओं के लिए हमने दिया है। तो इतनी बेचैनी क्यों है भाई? राजनीति है, आपने हमें कुछ कहा, हमने आपको कुछ कहा, बात खत्म हो गई। लेकिन अब पीड़ा कि कैसे इनको हिंदुत्व विरोधी बताया जाए, कैसे इनको ये बताया दिया जाए कि ये केवल अल्पसंख्यकों के नेता है। तो भाई सुनिए, जैसे लव जिहादी होते हैं ना, वैसे आप लोग सरकार तोड़ने के, सरकार बनाने के जिहाद हो। आप लोग नफरत के बीज बोते हो समाज में। आपका एक ही मकसद है। अरे आप तो अपने नेता देवरस साहब की बातों से भी समर्थन नहीं लेते हो। देवरस जी आरएसएस के जो बड़े नेता रहे, क्या कहते थे 70-80 के दशक में कि आरएसएस जो है वो नफरत नहीं फैलाता, आरएसएस धर्म में भेदभाव नहीं करता। एक भी समीकरण अगर दिखा दे तो आरएसएस क्षमा मांगेगा। लेकिन अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है, ये कह रही है। नहीं, उनके कहने से क्या होता, क्या कॉम्प्रोमाइज किया है? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट जी ने प्रणव दादा मुखर्जी जी को राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया, आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल जी को राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया। तब आपको समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी है? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का एक ही कहना, एक ही सीख हमें दी हुई है, जो देशभक्त है, जो देश निर्माण में काम करेगा, उसका साथ दो, उसका समर्थन दो। अरे हम कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस इस भारत देश के नागरिक हैं, कांग्रेस इस भारत देश के कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकारें चलाई और चला रहे हैं। तो कांग्रेस, आप पीडीपी के साथ जाओ तो आप बहुत बड़े देशभक्त, हम कांग्रेस के साथ जाएं तो हम बहुत बड़े शैतान। ये कैसी समीकरण, ये कैसी राजनीति गुत्थी है? और आपके नेता देवेंद्र फडणवीस जी अनिल देशमुख जी को अपना दूत भेज के चिट्ठी दिलवाएं और कहें आदित्य ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को अरेस्ट करो, उन पर झूठे केस लगाओ, और आप सोचते हो कि हम आपके बगल में कुर्सी लगाकर बैठे। ऐसा हो नहीं सकता। आपके मन में अगर इतनी नफरत हमारे लिए भरी है तो आपको मुबारक हो, आप लड़िए ना। आप ये नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी के साथ सुखी रहिए। आपको जिस प्रकार महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में 17 सीटों पर सिमटाया है महाराष्ट्र की जनता ने, हम बहुत ही गर्व और दायित्व के साथ कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि विधानसभा में भी आपको 288 में से केवल 88 सीटें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी देने जा रही है। ये सब देख के आप बेचैन हैं। अरे आप न कभी विकास की बात करते हैं, उन्हें 88 मिलेगी, लेकिन अब आप कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? सीट शेयरिंग वाला तो मुद्दा है, कभी भी बना ही हुआ है। 7 अगस्त को हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी की बैठक है। हमारे तीनों शीर्ष नेता आपस में समन्वय करके चल रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, लोकसभा चुनाव में तो आपको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी ना, लेकिन प्रदर्शन उसके मुताबिक रहा नहीं। इस बार भी मिलेगा। नहीं, एक बात बताइए पूजा जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा। एक पार्टी जो 1966 में बनी, उसका नाम और चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले गया और 2023 में एक नए नाम और एक नए चिन्ह के साथ हम वापस मैदान में आए हैं और सब कुछ खोने के बाद भी इतनी सीटें लाए हैं। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि वो कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी का नाम हटा के हमारे साथ आए। 21 में से अरे मैं वही कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले गया। अच्छा, एक 50 साल 60 साल पुरानी पार्टी को कोई चुरा ले जाए तो मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं और शिवसेना को चैलेंज करता हूं कि तीर धनुष का नाम और शिवसेना हटा दे, वो भारतीय जनता पार्टी और कमल हटा दे, नया नाम और नया चुनाव चिन्ह लेकर आए। ये लड़ाई असली और नकली शिवसेना वाली विधानसभा में भी जारी रहने वाली है।